नमस्कार दोस्तों, स्वागत है योगेंद्र टाइम्स पर। मैं योगेंद्र तिवारी आज चर्चा करूंगा वेगनर की थ्योरी के बारे में। दोस्तों, वेगनर जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। एक प्रयोग के सिलसिले में इन्होंने कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स देखे, कुछ ऐसे स्थितियां देखी जिन्होंने इन्हें सोचने के लिए मजबूर कर दिया। अमेरिका के अपलेशियन क्षेत्र में कोयले की एक खदान में पेड़, कुछ इस तरह के पेड़ पाए गए वहाँ पर खदान से अवशेष उनके मिले जो कि अमेरिका की जलवायु में हो ही नहीं सकते। दूसरा, भारत के दक्षिणी भाग से इनको ग्लेशियर के बारे में जानकारी मिली। तो दो ऐसी घटनाएं, एक तो अमेरिका से अपलेशियन वाले क्षेत्र से पेड़ों के अवशेष, दूसरा भारत से ग्लेशियर के साक्ष्य। ये दो ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने वेगनर महोदय को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि अमेरिका को अगर हम देखें तो अमेरिका शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, जबकि ये जो पेड़ पाए गए ये उष्ण कटिबंध के थे। तो ये तो बहुत ताज्जुब वाली बात हुई। दूसरा, भारत का दक्षिणी भाग आप देखेंगे तो उष्ण कटिबंध में है, जबकि ग्लेशियर जो पाए जाते हैं वो कैसे, कम से कम शीतोष्ण कटिबंध होना चाहिए, तभी ग्लेशियर पाए जाएंगे। तो ये दो स्थितियां ऐसी थी जिनके कारण वेगनर बहुत परेशान हुए, बहुत इन्होंने शोध किया। तो इन्होंने दो चीज़ें बताई। एक तो ये बताया कि जो आज जलवायु पेटियां हैं पृथ्वी की, जिस तरीके से ये ऐसी ना हो। इन्होंने कहा हो सकता है ये क्या हो, इस तरीके से हो, ठीक है, ऊर्ध्वाधर ना होकर क्षैतिज हो, ठीक है ना। वर्तमान स्थिति जो है क्षैतिज न होकर कैसे हो, ऊर्ध्वाधर हो। परंतु इसके लिए वेगनर को एक प्रयोग ये भी करना होता, ये भी बात बतानी होती कि जो पृथ्वी की गतियां हैं, अर्थात घूर्णन और परिक्रमण, ये जो दो गतियां हैं पृथ्वी की, ये दोनों गतियां पहले कैसी रहेंगी, उल्टी रही होंगी, ठीक। अब पृथ्वी की गति को उलट देना ये बहुत बड़ी घटना हो जाती और ये सही भी नहीं होता। इसीलिए वेगनर महोदय ने पहले सिद्धांत को कि पृथ्वी की जलवायु पेटियां जैसे हमें आज दिखाई दे रही वैसे नहीं रही होंगी, खुद ही गलत काट दिया। दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि जो महाद्वीप हमें आज स्थिर दिखाई दे रहे हैं वो महाद्वीप स्थिर ना होकर गति कर रहे हों, चल रहे हों। तो लोगों ने इसके बारे में इनसे तर्क मांगे, तो वेगनर महोदय ने तर्क दिया। तर्क उन्होंने ये दिया कि अगर वर्तमान में जो महाद्वीपों की स्थिति है उनको हम एक में समेटें तो हम देखते हैं कि सारे महाद्वीप एक दूसरे में जुड़ जाएंगे, ठीक। वेगनर ने अपने थ्योरी में जो शुरुआत की, उसकी शुरुआत ही यहीं से की कि वर्तमान में जो 7 महाद्वीप हैं वो पहले एक स्थलीय भाग में जुड़े हुए थे, ठीक। और इसके चारों तरफ बृहद मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में क्या थी, जलराशि थी। स्थलीय भाग को वेगनर महोदय ने पैंजिया नाम दिया। एग्जाम में पूछता है क्या नाम दिया, पैंजिया नाम दिया। जबकि जलीय भाग को इन्होंने पैंथालासा कहा, पैंथालासा सागर। इसको आपको ध्यान में रखना है, क्या नाम दिया, पैंथालासा सागर नाम दिया। फिर इन्होंने बताया कि कार्बोनिफेरस के अंतिम काल में ये भी क्या हो गया, चूंकि गतिशील था तो दो भागों में ये विखंडित हो गया। उत्तरी भाग को इन्होंने अंगारा लैंड नाम दिया, क्या नाम दिया, अंगारा लैंड। दक्षिणी भाग को इन्होंने कहा कि गोंडवाना लैंड, इसका नाम बनाया इन्होंने, ठीक। और जो जलराशि थी उसको कहा कि ये जल के रूप में इन्हीं दोनों के बीच में फैल गई। इसको इन्होंने नाम दिया टेथीस सागर। ये आपसे पूछता है, ये सब प्रश्न आपसे लगातार बनते रहे, टेथीस सागर नाम दिया। फिर इन्होंने अंगारा लैंड को ही एक नाम और दिया, लाउरेसिया। इसको आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। अगर वो अंगारा लैंड की जगह लाउरेसिया पूछ लेगा तो आप क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। अब क्या था, अब इनको ये बताना है कि ये महाद्वीप जो दिखाई दे रहे दो भाग में भी हैं, आगे कैसे 7 भागों में कन्वर्ट हुए। तो इन्होंने ये बताया कि जो अंगारा लैंड या लाउरेसिया है, इनसे 3 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। कौन कौन से महाद्वीप बने भैया इनसे, एक तो उत्तरी अमेरिका बना,
दूसरा यूरोप महाद्वीप बना, यूरोप महाद्वीप बना, और तीसरा एशिया महाद्वीप बना। ठीक, एशिया याद रखिएगा, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारत वर्तमान में इसी महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक, ये बता दिया इन्होंने। तो कौन कौन से 3 महाद्वीप बने? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। अब जितने महाद्वीप 4 जो बचे वो किससे बने? गोंडवाना लैंड से। इनमें कौन कौन से हैं? पहली बात तो दक्षिणी अमेरिका आ गया। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। आप महाद्वीप वाले सेशन में हमारे पढ़ेंगे महाद्वीपों के बारे में। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका बना, अफ्रीका महाद्वीप, जिन्हें भविष्य का महाद्वीप या काला महाद्वीप भी कहा जाता है। उसके बाद अंटार्कटिका भी इसी से बना, याद रखना है आपको। अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। और उसके बाद ओसेनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बना, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा एशिया है और सबसे छोटा ओसेनिया है। अब देखिए है क्या इसमें ट्विस्ट, एक ये है कि भारत वर्तमान में एशिया के अंतर्गत है, परंतु शुरू में भारत अफ्रीका महाद्वीप में इसी के पूर्वी भाग में स्थित था। परंतु प्लेटी संचलन के कारण, चूंकि प्लेटें चल रही हैं, ये महाद्वीप से कटकर एशिया महाद्वीप की तरफ आगे बढ़ गया। इसीलिए आप अनसॉल्व देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत निम्नलिखित में से किसका हिस्सा था? तो भारत किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और भारत में भी बेसिकली हम जब इसकी बात करते हैं तो दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं। तो ये महाद्वीपों का स्वरूप था, जो कि वेगनर महोदय ने बताया, जो कि जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। और ये घटना कब कंप्लीट हो रही है? प्लायोसीन युग में। ये भी आपसे पूछता है, प्लायोसीन युग में ये घटना पूरी कंप्लीट हो रही है। जो वर्तमान में 7 महाद्वीपों का स्वरूप है वो हमें मिला। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो जल राशि वाला पार्ट था, ये जल राशि क्या हुई? इन्हीं महाद्वीपों के बीच में जल के अलग अलग मात्रा को लेकर व्यवस्थित हो गए। ठीक है, तो महाद्वीप ये हैं 7। अब आइए उन जल राशियों के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। ठीक है, आप उसको वहां से प्रश्न आपसे पूछता है कि कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, वगैरह वगैरह। तो आप उसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा और एक ही सेशन में आप आराम से याद भी कर पाएंगे उस चीज़ को। ठीक है दोस्तों, तो 5 महासागर कुल मिला के बने, इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर ध्यान में रखना है, ये बना। अटलांटिक महासागर, जो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, इसको ध्यान में रखना है। हिंद महासागर, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। दक्षिणी महासागर चौथे स्थान पर है। और आर्कटिक महासागर ये 5वां है, अर्थात सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। इसको याद रखिएगा, ये रूस के उत्तर में है, ना कि अंटार्कटिका। आप ध्यान में रखिएगा, नहीं तो कुछ लोग जो नए बिगनर्स होते हैं वो आर्कटिक और अंटार्कटिक में ही कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न बनते हैं, जैसे वर्तमान में तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, परंतु यहाँ पे एक प्रश्न बनता है भविष्य का सबसे बड़ा महासागर कौन होगा? तो अटलांटिक महासागर क्या है? भविष्य का सबसे बड़ा महासागर है। भविष्य का सबसे बड़ा महासागर। क्यों? क्योंकि प्लेटें क्या हैं? एक दूसरे से यहाँ पर दूर जा रही हैं। हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ेंगे कि प्लेटें किस तरीके से चल रही हैं। ठीक, तो यहाँ पे चूंकि प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसीलिए इसका क्षेत्रफल लगातार बड़ा हो रहा है। ठीक है, इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, पैसा। पैसा आपको याद ही रहेगा, दुनिया में हर आदमी पैसे से ही चल रहा है, पैसे के लिए ही चल रहा है। ठीक है, तो पैसा आप याद रखिएगा। पी से पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर,
ए से अटलांटिक महासागर, आई से इंडियन, इंडियन अर्थात हिंद महासागर, एस से सदर्न अर्थात दक्षिणी महासागर, ए से आर्कटिक महासागर। इतना आपको याद में, दिमाग में इस चीज़ को सेट करना है। ठीक, तो आसानी से आप पैसा से याद कर सकते हैं इन महासागरों के बारे में और महाद्वीपों के बारे में हमने आपको बताया। तो वेगनर महोदय ने यही सिद्धांत दिया कि वर्तमान में जो महाद्वीपों का हमें स्वरूप मिला है, ये पहले पैंजिया हुआ करता था और इसके किनारे जो जल की राशि थी उसे पेंथालासा सागर कहा। फिर यही भाग दो अलग अलग भागों में बट गया, जिसमें उत्तरी भाग को इन्होंने अंगारा लैंड या लाउरेसिया कहा, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा, बीच में जो जलराशि इकट्ठा हो गए उसे टेथिस सागर कहा। और प्लायोसीन युग में आप देखेंगे 7 महाद्वीपों का स्वरूप प्रदान हुआ जो हमें वर्तमान रूप में दिखाई देते हैं, और उन्हीं के बीच में जलराशियों के रूप में हम 5 महासागरों को देखते हैं जिनके क्रम को हमने देखा। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई डाउट है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको भी हमसे शेयर करें, हम यथाशीघ्र उस पर आपको जानकारी देंगे। दूसरी बात यह है कि अभी तक हमने एस्ट्रोनॉमी से शुरू किया था और आज हम वेगनर के सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। कोई भी सेशन बीच में छूटा नहीं है। तो अगर ये ज्योग्राफी का पूरा सेशन आप कवर कर लेते हैं तो आपको किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे, कोई भी मतलब कोई भी भारत में जितना पेपर होता है कहीं से भी बाहर से नहीं आना है, इसी सेशन में से आपसे पूछा जाएगा। सामान्य से प्रश्न होते हैं जिनको आपको कर लेना है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।